हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 20 जुलाई 2022। देखते हैं आज हमें क्या क्या खबरें देखने को मिली, पर उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये चीज़ कही है कि लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अगर लाइफ में आपको अपना बैलेंस बनाना है, लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको आगे बढ़ते रहना होगा, आगे चलते रहना होगा, रुकने का तो कोई सवाल है ही नहीं। देखिए, पेज नंबर 1 पर हमें आर्टिकल देखने को मिला, ओवर 1.6 लाख इंडियन गेव अप सिटीजनशिप लास्ट ईयर। अभी अभी रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने बताया कि ऑलमोस्ट 1.6 लाख इंडियन ने रिनाउंस किया अपना सिटीजनशिप इन 2021, एंड ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट ईयर्स। एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न पर्सनल भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड ओवर हियर एंड देयरफॉर दे आर सीकिंग अदर कंट्रीज़ जहाँ पर उनके ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाए, ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, ओवर 78,000 इंडियंस एक्वायर्ड द यूएस सिटीजनशिप। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमें देखने को मिला है कि यूएस की सिटीजनशिप लोगों ने एक्वायर करी है। और देखो, इंडिया के अंदर क्या है, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप वाला सिस्टम नहीं है। हम सिंगल सिटीजनशिप में बिलीव रखते हैं। तो यहाँ पर ये भी वजह हो सकती है कि वहाँ पर जाके लोग रहते हैं एंड काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वो उनके पास ये प्रावधान नहीं है कि वो डुअल सिटीजनशिप को अचीव कर पाए। देयरफॉर वो जो इंडियन सिटीजनशिप होती है उसको छोड़ देते हैं एंड देयरफॉर दे कंटिन्यू विद यूएस सिटीजनशिप। तो ये हमें देखने को मिला एक आर्टिकल, एक अवेयरनेस के रूप में एक अच्छा आर्टिकल था। इसमें बहुत सारा डेटा दिया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक आर्टिकल था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड था, तो इसलिए हमने कवर किया। पेज नंबर 2 पर एक आर्टिकल आया, गवर्नमेंट प्लान्स टू एक्सटेंड मिशन बुनियाद। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को कहा कि जो मिशन बुनियाद है, जो कि अप्रैल से जून के बीच में इन्होंने उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखा, उसने बहुत ज़्यादा मदद करी है स्टूडेंट्स को ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गई या फिर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स हो गई। एंड 20 से 30% देखने को मिला है कि इम्प्रूवमेंट हुई है लिटरेसी में, न्यूमरेसी स्किल्स में, एंड बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब देखिए, जो मिशन बुनियाद है ये आया ही इसलिए था, अराउंड कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, बार बार लॉकडाउन लग गए, बच्चों की जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो गई, एंड बच्चों की पढ़ाई जिस रफ्तार से चलनी चाहिए, जैसे किसी क्लास में जितना सिलेबस है उसके बेसिस पर होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया, बच्चे उतनी जल्दी ग्रैप्स नहीं कर पाए। तो इसी के लिए मिशन बुनियाद दिल्ली सरकार लेकर आई थी, जिससे क्या कर सके, हम लर्निंग गैप को ब्रिज इन कर सके। एंड ये ऑल्सो फोकस करती है कि एक रोड मैप बनाया जाए जिससे हम स्ट्रेंथन कर सकें फाउंडेशनल लर्निंग को, बच्चों को और भी ज़्यादा एक बेटर पढ़ाई दे सकें, लिटरेसी उनके लिए इम्प्रूव कर सकें, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकें। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था मिशन बुनियाद से रिलेटेड। पेज नंबर 6 पर देखिए, इसके बाद सारे जो है न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, कुछ इतना ज़्यादा एग्ज़ाम रेलिवेंट न्यूज़ नहीं है। सीधा एडिटोरियल पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एडिटोरियल पर हमें देखने को मिला एक आर्टिकल, अ स्टिंगिंग इंडिक्टमेंट, द स्केप गोटिंग ऑफ इनोसेंट ट्राइबल इन द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट इज़ अ सेल्फ डिफीटिंग प्लॉय। देखो, इस आर्टिकल के अंदर ये था कि अब फाइनली जो 121 ट्राइबल्स हैं जिनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया था एंड रॉन्गफुली उनको एक्यूज़ कर दिया था कि उनकी वजह से क्या हुआ है, डेथ हमें देखने को मिली है 25 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस जवान्स की। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिली थी, बट हुआ क्या था, माओइस्ट लेड हमें सिचुएशन देखने को मिली थी, उसकी वजह से ये जो हमारे जवान थे, ठीक है, दे गॉट मार्टियर्ड। अब देखिए, ये इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको कहीं ना कहीं एनआईए ने बोल दिया कि आप एक्यूज्ड हैं, आपकी वजह से ये सब हुआ है, एंड रॉन्गफुली हमें देखने को मिला कि इनके साथ बहुत टाइम से, ठीक है, 2017 में ये केस हुआ था, बहुत टाइम से इन्होंने ये जो सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब देखी। फाइनली ये बोल दिया गया है कि इनका कोई हाथ नहीं था, ये सब माओइस्ट लेड हमें सिचुएशन देखने को मिली। अब देखिए, इनको, ये जो ट्राइबल्स हैं, इनको किसके तहत अरेस्ट किया गया था या किसके तहत इनको कहीं ना कहीं बंदी बनाया गया था, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हमें देखने को मिला था कि इनको जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहीं ना कहीं ले लिया था। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है क्या। अब देखिए, लास्ट में हम ये चीज़ तो देख लेंगे कि ये एक्ट क्या है। लास्ट में ये चीज़ बोली गई है कि अभी क्या ये ठीक है एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ऐसे होना कि
जो ट्राइबल्स हैं जो कि ज़्यादा अपने आप को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या टाइम पर उनके पास एविडेंसेस नहीं है, उनको पहले ये बोल दिया जाए कि आपकी गलती है एंड वो पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरे एंड उसके बाद बहुत साल बाद जब एविडेंसेस आते हैं तो ये बोले कि नहीं आपकी गलती नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही सवाल उठता है, स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो हेल्पलेस ट्राइबल्स हैं इनका कहीं ना कहीं ऐसा ड्रॉबैक फिर से ना देखने को मिले, ऐसी सिचुएशन लानी चाहिए। ऑल्सो इंसर्जेंसीज होती हैं अगर, ठीक है, तो उनके ऊपर ज़्यादा एविडेंस बेस्ड काम करो, ध्यान से देखो कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। एंड अगर मायोइस्ट हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, मायोइस्ट मूवमेंट इसमें रिलेटेड है, तो जल्द से जल्द उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि ट्राइबल लोग गलती से फंस जाएं। ठीक है, तो ये पूरा एक आर्टिकल था। अब देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको इनैक्ट किया गया था जिससे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल करें या एसोसिएशन करें, पहले तो देखिए सिर्फ एसोसिएशन का था, इंडिविजुअल इसमें इंक्लूड नहीं होते थे। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं देखा जाता था, एसोसिएशन को या ग्रुप को डिक्लेयर किया जाता था कि ये क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं या टेररिस्ट जो इनका हमें देखने को मिल रहा है साइक है, इसके बेसिस पर इनका अरेस्ट होता था। एंड इसको अमेंड किया गया 2004 में, फिर 2008 में, 2013 में, 2019 में। ठीक है, अलग अलग टाइम के साथ इनमें और जो प्रोविजंस हैं उनको ऐड ऑन किया गया। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अवेलेबल है, इनको भी चार्ज किया जा सकता है अगर ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड इट इज़ एप्लीकेबल इवन इफ़ द ऑफेंस इज़ कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की जुरिस्डिक्शन में या इंडिया की प्रोमाइसेस में आप कर रहे हो तभी आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया से भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या आप कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको चार्ज किया जा सकता है। अ चार्ज शीट कैन बी फाइल्ड इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट एंड जो इन्वेस्टिगेशन है इट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन 90 डेज एंड इफ़ नॉट, जो एक्यूज्ड होगा उनको कहीं ना कहीं रिहा कर दिया जाएगा, उनको बेल मिल जाएगी। अब देखिए, स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई है यूएपीए के जो ट्रायल्स होते हैं उनके लिए। 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट आया वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 2019 के बाद ही हमें देखने को मिला कि अब इंडिविजुअल को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ टेररिस्ट। पहले क्या था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर हमें देखने को मिलता था या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही डेजिग्नेट किया जाता था, पर अब एक क्या है, एक इंडिविजुअल को भी आप डेजिग्नेट कर सकते हो जो कि टेररिज्म फैला रहा है या प्रिपेयर कर रहा है टेररिज्म को फैलाने के लिए, प्रमोट कर रहा है या फिर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अंदर देखो और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टिगेशन जो है इट इज़ कंडक्टेड बाय अ ऑफिसर जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हैं, ठीक है, तो अप्रूवल लेना होगा डायरेक्टर जनरल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी का। उसके बाद देखिए, जो ऑफिसर्स हैं रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें पार्ट ले सकते हैं, उन केसेस में पार्ट ले सकते हैं। तो ये हमें मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली थी यूएपीए एक्ट 1967 के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, पेज नंबर 6 पर एक और आर्टिकल आया, टनल विजन दैट इज़ इंडेंजरिंग इंडियाज़ हिस्ट्री। देखो, आज के न्यूज़पेपर में दो हमें बड़े बड़े एडिटोरियल्स देखने को मिले। एक एडिटोरियल है, एक है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का। दोनों ही हमें ब्रॉन्ज स्टैचू जो है उससे रिलेटेड हमें देखने को मिला है। अभी देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक गवर्नमेंट जो है वो बिल लाने की बात कर रही है एंड उसमें क्या होगा, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट जो है उसको वो मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड ज़्यादा टीथ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। टीथ का मतलब ये है ज़्यादा पावर्स उनके पास लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमें आया है। एंड ऑल्सो ये जो एक्ट है, ठीक है, इसको इस तरह का बनाएंगे कि ये जो अभी ब्रॉन्ज स्टैचू बना है, ये जो हमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर देखने को मिला है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर हमें देखने को मिलेगा ब्रॉन्ज स्टैचू। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिला है कि ये जो बिल है वो प्रपोज किया जा रहा है। अब देखिए, पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। ये जो अशोक स्तंभ का जो हमारा बना है, ठीक है, ये जो स्टैचू बना है, बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाया जा रहा है एंड ये रियल स्तंभ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, रियल एम्बलम जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। तो इसके रिगार्डिंग पहले ही बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसको हम आगे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में कवर कर लेंगे कि वो क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है। बहुत अच्छा आर्टिकल है वो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का, उसको हम प्रॉपर कवर करेंगे। पर यहाँ पर डिफरेंटली चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट
1958 के बारे में भी बताया गया कि उसका जो सेक्शन 20 है, ठीक है, उसको लास्ट अमेंड किया गया था 2010 में, एंड वो प्रोहिबिट करता है कंस्ट्रक्शन को विद इन 100 मीटर रेडियस ऑफ ऑल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स। अगर कोई मॉन्यूमेंट है सपोज करो, तो इस एक्ट के थ्रू ये है कि 100 मीटर का जो रेडियस होगा ना, उसके अंदर आपको कोई भी एक्टिविटी आपकी कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है। वेर एज उसके आगे का जो 300 मीटर है उसमें कहीं ना कहीं रेगुलेट करी जाएंगी एक्टिविटीज़ को, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला। अब ये जो न्यू बिल है ये क्या प्रपोज करेगा, इसको कहीं ना कहीं रिवाइज करता हुआ हमें नज़र आएगा। एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी, ठीक है, जो कि देखेगी कि कितना रेगुलेशन होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, क्या क्या परमिट होना चाहिए, क्या परमिट नहीं होना चाहिए, ये सब। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पहले ही बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं रहती मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू। मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू का जो ये जो एरिया होता है, देखिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। पहले तो वो सेंसिटिव एरिया इसलिए भी होता है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उस एरिया के अराउंड बहुत ज़्यादा अपनी जो स्टडीज़ होती हैं वो करती रहती हैं। कई बार ये होता है कोई नया रिमेन आ गया, कोई नया टेक्स्ट हमें देखने को मिल गया, ज़मीन के नीचे से मिल गया, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका, बहुत हिस्टोरिकली हमें फ़ायदा होता है। अब वो एरिया पहले ही सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये बात करी जा रही है कि आप कंस्ट्रक्शन परमिट दे दो, जिससे क्या हो, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी साथ में रहे। ऑल्सो मॉन्यूमेंट के आजू बाजू अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो फ़ायदा ही होगा लोगों को, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू लोग क्या कोशिश करते हैं, बाहर निकले शॉपिंग कर ली, बाहर निकले कोई नई चीज़ ले गए या फिर याद के तौर पर कोई चीज़ ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू का जो एरिया होता है वो पहले ही सेंसिटिव होता है, एंड मॉन्यूमेंट इतनी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, वो अगर टूट गई तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज जो हैं उनको हम नहीं भूल सकते, हमारे खुद के जो काम हैं, जो कर्म हैं, वो ही इतने बिगाड़ रहे हैं मॉन्यूमेंट्स को। जैसे कि पोल्यूशन हो गया, आप ताजमहल को देख सकते हो, ताजमहल की सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई थी, द मार्बल वॉज टर्निंग ब्लैक, ठीक है। ये किस वजह से था, ये एयर पोल्यूशन की वजह से हमें देखने को मिला, ऑल्सो एसिड रेन की वजह से हमें देखने को मिला। तो ये एक सिचुएशन है। तो यहाँ पर यही बात करी गई है। अब ये कह रहे हैं कि जो एक वेल ट्रेंड हिस्टोरियन है उसके लिए तो ये जो होता है मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू का एरिया, ये तो एक तरीके से गोल्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप कंस्ट्रक्शन परमिट दे दोगे तो यहाँ पर मलबा आ जाएगा, यहाँ पर ईंटें लग जाएंगी, यहाँ पर आपको सीमेंट देखने को मिलेगा, एंड जो रिमेन्स हैं वो कहीं ना कहीं नीचे धंसते चले जाएंगे, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। पर जो वेल ट्रेंड हिस्टोरियन है उनके लिए तो ये जगह बहुत ज़्यादा कीमती है, उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय वो नहीं करना चाहते। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी न्यू बिल में, ये एस्पिरेशन को सामने रखा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने। अब रिसेंट ईयर में देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, हाईवेज बनाए हैं, मेट्रो रेल प्रोवाइड करी है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू। ये भी कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट करते हैं। जितना ज़्यादा हमें ये बेनिफिशियल देखने को मिलते हैं, जितना ज़्यादा हम खुश होते हैं इन सबसे कि हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा बेटर हो पा रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, उतना ही ज़्यादा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स जो हो गए या मॉन्यूमेंट हो गए उनको खतरा होता है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बोला गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या उठाया गया कि जो कमेटी बनाई जाएगी वो क्या करेगी, वो किस बेसिस पर डिसाइड करेगी कि कैसा प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, एंड उसके बाद क्या क्राइटेरिया वो यूज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे इसी के सवाल उठाए गए। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बिल क्या लाएगा, एंड ये बिल एक्ट बनता है तो क्या चीज़ें हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें अमेंड होंगी, उसको हम आगे कवर कर लेंगे। ऑल्सो देखिए, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एफिलिएटेड एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, एंड क्या करती है, आर्कोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हो गए जो कि हिस्टोरिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई आर्कोलॉजिकल साइट हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, ऑल्सो कंजर्व करती है। प्रोटेक्शन अलग है, कंजर्वेशन अलग है। उसके बाद द लॉज ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, जिसे हम AMASR एक्ट कहते हैं, 1958 का, उसने कहीं ना कहीं इसको बैकिंग दी है, एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी है, उसी की वजह से हमें देखने को मिला है कि ये फॉर्म हुआ है। एंड अभी क्या है, एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 इसको बेसिकली गवर्न करता है, इसको बेसिकली देखता है। एंड अभी ये है कि अभी क्या हो रहा है, देखो
अभी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने पब्लिश किया एक न्यू ड्राफ्ट बिल, जिससे ये एंटीक्विटी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 है, ठीक है, ये दूसरा एक्ट है, इसको कहीं ना कहीं चेंज किया जा सके, इसलिए ये सब हम न्यूज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। एक और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट चीज़ की 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंगडम ने इसको क्रिएट किया था, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे, एंड इनको बोला जाता है एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। एंड उसके बाद आर्कोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बिगिन हो गई 18th सेंचुरी के अंदर। सर विलियम जॉन्स, आपकी स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में भी ये लिखा गया कि सर विलियम जॉन्स ने क्या बनाया, एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1784 के अंदर, ठीक है, 1784 के अंदर सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई, ठीक है, ये सभी था। अब ASI का हेडक्वार्टर अगर आप देखो तो न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, एंड इट इज़ लेड बाय डायरेक्टर जनरल। एंड ASI के अंदर बहुत सारे हमें मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, अराउंड 3500 मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, उनको ASI कवर करता है, देखता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए नई नई चीज़ों को लेकर आता रहता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एक एजेंसी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, पेज नंबर 7 पर हमें एक और एडिटोरियल देखने को मिला, एंड इस एडिटोरियल में आप इस इमेज के थ्रू ही देख सकते हैं कि ये फार्मेसी से रिलेटेड है। अब देखिए, इसके अंदर ये बोला गया है कि जो है जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो इस बारे में बोल रही है कि हमें न्यू लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है, एंड जो पुराना हमारा जो लेजिस्लेशन था जिससे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखते थे, उसको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पुराना हो गया है एंड वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इंडिया के अंदर क्या है, कैसे टेस्ट होता है कि कोई ड्रग काम का है, नहीं है, या एडल्ट्रेटेड है या ख़राब है। ये एक तरीके से लग बेस्ड सिस्टम चलता है। यहाँ पर क्या है कि कोई ड्रग है, सपोज करो, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं वो ओपन मार्केट से वो ड्रग पब्लिश भी हो गया, ठीक है, मतलब वो परचेज करने लायक भी हो गया, वो इन मार्केट भी आ गया है। जो ड्रग इंस्पेक्टर होंगे वो ओपन मार्केट में क्या करेंगे, उस ड्रग को खरीदेंगे, एंड अगर वो जो ड्रग है इट विल फेल टू क्वालिफाई टेस्टिंग, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बंद कर दी जाएगी, या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको जेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, लक एंड फेट पर बेस्ड है। अब देखो, पब्लिक हेल्थ की यहाँ पर बात करी जा रही है, पहले ही इतना इंपॉर्टेंट, इतना सेंसिटिव इशू है, क्या हम उसको लक एंड फेट के ऊपर छोड़ सकते हैं कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर के हाथ में कोई ड्रग आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो इन सेल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे देश आगे बढ़ गए हमसे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ला चुके हैं, जैसे गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP के बेसिस पर क्या देखा जाता है कि कोई ड्रग अच्छे से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको फॉर्म किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है कि नहीं हुई है। इन थ्योरी, जो ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन कंप्लायंस विद GMP इज सब्जेक्ट टू सो मैनी चेक दैट इट इज़ अनलाइकली दैट इट वुड फेल क्वालिटी टेस्ट वन शिप टू द मार्केट। देखिए, GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू अगर कोई भी ड्रग गुजरता है तो इतने सारे टेस्ट होते हैं बीच में, इतने सारे चेक्स होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, मतलब है ही नहीं। आप सपोज करो कि ऐसा हो सकता है कि वो ड्रग फेल कर रहा है, लोगों के लिए घातक हो सकता है, या वो ठीक नहीं है, या वो ख़राब है। तो यहाँ पर क्या है, हमें GMP की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। US का एक तरीके से एग्जांपल देते हुए इन्होंने बोला है कि US के अंदर क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दे कंप्लाई विद GMPs, एंड वहाँ पर क्या है, लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर GMP से आप करते हो, आप रेजोनेट नहीं करते हो, आप फेल हो जाते हो कहीं ना कहीं, तो आपका जो ड्रग है उसको एडल्ट्रेट माना जाएगा कि इसमें मिलावट है, ये ख़राब है। एंड उसके बाद देखो, GMP कंप्लायंस तो होता है, US के अंदर ये भी है, एक लॉ भी है कि आपको पब्लिश करना पड़ेगा रिपोर्ट को, ठीक है। जो इंस्पेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो पब्लिश करेंगे रिपोर्ट को किसी पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड। इंडिया के अंदर क्या है, अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर GMP, ठीक है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, अगर आप उससे रेजोनेट नहीं करते हो, आप उसके बेसिस पर नहीं चलते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कैंसिल है वो रद्द कर दिया जाएगा या आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पर इससे ज़्यादा की ज़रूरत है क्योंकि लोगों की हेल्थ इसमें कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिपोर्ट लेकर आओ, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो रिपोर्ट को निकाल रहे हैं या सरकार को निकाल रही है, नहीं, कुछ भी नहीं है। वेराज US के अंदर है, वहाँ पर क्या है कि रिपोर्ट्स को सामने रखो, लोगों को पता होना चाहिए कि कोई नया ड्रग आया है तो वो किस किस प्रोसेस के थ्रू गया है। GMP जो है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है, उसके साथ वो सामने गया है कि नहीं, चाहे वो ट्रायल के अंदर ही हो वो ड्रग,
पर उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन पब्लिक फिगर कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए, इन पब्लिक आय कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी गई है। उसके बाद बोला गया देखो हमारे इंडिया के अंदर जो अनइवन एनफोर्समेंट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। यूएस के अंदर क्या एक सिंगल फेडरल एजेंसी है जो कि क्या देख रही है कि ड्रग का रेगुलेशन कैसा होगा, ड्रग्स को कैसे हमें मैन्युफैक्चर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है 37 एजेंसीज हैं जो कि सेम ही लगभग काम कर रही हैं, स्टेट लेवल पर अलग, यूनियन टेरिटरी पर अलग। जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है। फिर स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हो गए, वो अपना अलग देख रहे हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को, एंड ऑल्सो कंडक्ट करते हैं एनफोर्समेंट एक्शन को, जैसे कि सैम्पलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया सब स्टैंडर्ड ड्रग्स का। ठीक है, ये सब यहाँ पर बोला गया। अब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसके पास भी बहुत सारे अधिकार हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री भी क्या करती है, रूल्स को लेकर आती है, जैसे कैसे बैन किया जा सके किसी ड्रग को अगर वो ठीक नहीं है, एडल्ट्रेटेड है या क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, अब देखिए एक ही काम इतने सारी एजेंसीज करेंगी तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होंगी। यूएस के अंदर क्या है, एक सिंगल फेडरल एजेंसी है, मेन वो अपना सारा काम देख रही है। अब एज सिटीजन वी शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू रन आफ्टर द रेगुलेटर। देखो सिटीजन होने के नाते एंड ऑल्सो एक मेच्योर डेमोक्रेसी में रहने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं बैक करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए, बल्कि ये तो हमारा खुद का अधिकार है। हमारे सामने आना चाहिए कि जो हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं वो जीएमपी के थ्रू गया है कि नहीं, क्या वो अच्छे से उसका सारी टेस्टिंग हुई है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एलर्जी वो लोगों को फॉर्म कर देगा या पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ लोगों के लिए वो नहीं बनी है। ये सब चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए, तभी हेल्थ इंप्रूव हो पाएगी, जब भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है हमारा ज़्यादा बेटर बन पाएगा। एवरी टाइम अ ड्रग इज़ टेस्टेड इन अ गवर्नमेंट लेबोरेटरी, क्या करो एक रिपोर्ट को पब्लिश करो, ये चीज़ बोल रहे हैं। एंड जीएमपी कंप्लायंस से वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये भी बताओ हमें। पर ये जो न्यू लॉ आने वाला है जो कि सरकार लेकर आने वाली है, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि साइलेंट है इन सब चीज़ों पे, एंड ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पड़ना पड़ेगा पूरी इस सिचुएशन को, तभी लोगों की जो हेल्थ है हम उसको ज़्यादा बेटर वे में देख पाएंगे, एंड ऑल्सो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको ज़्यादा हम बढ़ते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड वैसे ही कम हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं, तो ये एक अच्छा आर्टिकल था जो कि हमें देखने को मिला। एक और आर्टिकल है नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, यूके एंड इंडिया को कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए हमें ये आर्टिकल देखने को मिला है। इसके अंदर क्या किया है, ये बोला है कि देखो जैसे बोरिस जॉनसन हो गए, उनको क्या किया, उनकी जो पार्टी है उन्होंने कहीं ना कहीं हटा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था बोरिस जॉनसन के ऊपर पार्टी मेंबर्स का, एंड हमें ये चीज़ देखने को मिली। अ प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी एबल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स ओन बैक बेंचर्स एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ये चीज़ है, पर अभी वो क्या है, वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए, इसलिए कहीं ना कहीं उनको हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला, डिस्पाइट जब बोरिस जॉनसन जी आए थे वो एक लार्जेस्ट मेजॉरिटी से आए थे। ठीक है, ये बात है। एंड इफ़ देयर इज सेंस दैट लीडर इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा लग रहा है एमपीज़ को या जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि हमारा जो लीडर है वो इतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं हम, एंड वो हमें पुराना देखने को मिल रहा है, पुराना भी नहीं बेसिकली, अगर उनके जो डिसीजंस हैं आपको लग रहे हैं कि वो नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं एंड वो उतने ज़्यादा बेटर नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या है, लोगों के पास अधिकार है। ठीक है, वो ये चीज़ कर सकते हैं। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता है ओवर एमपीज़। ठीक है, तो हमें बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है, एंड उनके पास और भी ज़्यादा अधिकार हैं। ठीक है, वो पोर्टफोलियोज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड हमें देखने को मिलता है कि एमपीज़ के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो जब चाहे अपने प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सके। तो ये एक मेजर हमें डिफरेंस देखने को मिला है यहाँ पर, एंड बोला गया है कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। पहले तो सबसे पहले जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके अंदर हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर अगर चेंज नहीं आएगा तो हम अपनी जो ये जो डेमोक्रेसी है इसको और भी ज़्यादा बेटर नहीं कर पाएंगे, जैसे यूके की अभी इस समय हो रही है। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है आपका लीडर अच्छा नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, हम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को लेकर आते हैं। ठीक है, हम उसी के थ्रू चल रहे हैं। उसमें क्या हम मानते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा, एंड इलेक्शन के बाद हम कहीं ना कहीं 5 साल के लिए निफराम बैठ जाते हैं कि
अब क्या है, लोगों ने डिसीजन ले लिया है 5 साल तक उस डिसीजन के थ्रू सब कुछ अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। देखो 5 साल एक बहुत लंबा टर्म होता है, कुछ ना कुछ फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे लोगों को जब भी लगे कि हाँ कोई दिक्कत हो रही है या सरकार अच्छी नहीं है या रिप्रेजेंटेटिव अच्छे नहीं है, तो वो एक रेमेडी को सीख कर सके। एंड इट इज़ टाइम फॉर इंडिया कि वो सीरियसली एम्पावर करे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये कह रहे हैं कि चेक्स सबके ऊपर होने चाहिए। एंड अगर कोई अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसी बेसिस पर हमें देखने को मिलना चाहिए कि हम उनके साथ उसी तरीके से देखें। अब देखिए, जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो देश की है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमें बॉडी देखने को मिलती है। एंड इट सर्व्स द कंट्री एज दी, हमें गवर्नमेंट का हेड वो देखने को मिलते हैं। एंड लीडर ऑफ द कंट्री कहीं ना कहीं हम उनको देख सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन वो करते हैं मिनिस्टर्स के बीच में। एंड ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री हम उनको कहीं ना कहीं मानते हैं। एंड एक लिंक प्रोवाइड करते हैं वो प्रेसिडेंट एंड जो हमारा कैबिनेट होता है उसके बीच में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, ठीक है। तो एक लिंक फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो हेड, देखो हमारे देश में क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हेड है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के, नीति आयोग के, अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर कैबिनेट के, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, ठीक है। इस सब के वो क्या हैं, उस सब के वो हेड हैं। उसके बाद ही इज़ ऑल्सो द चीफ एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट को जब भी उनको किसी प्रॉपर इम्पॉर्टेंट एक सजेशन की ज़रूरत होती है तो प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑल्सो देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे देश के अंदर क्या है, सबसे पहले तो वही सिटीज़न होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, किसी का मेंबर का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड 25 साल अगर ही इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है उसके लिए हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ थी, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। इसके अंदर ये बोला गया है कि हमें हमारी जो देश की जो डेमोक्रेसी है उसको हम ज़्यादा बेटर बना पाएंगे अगर रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ज़्यादा अधिकार होगा। अगर प्रधानमंत्री भी आपको लग रहा है कि अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको चेंज कर सको, आप उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं खड़े हो सको। यहाँ पर ये बोला गया है कि हम यूके से कहीं ना कहीं इंस्पायर हो सकते हैं, उनके मॉडल को कहीं ना कहीं ले सकते हैं। कि जैसे हमें देखने को मिला कि यहाँ पर क्या है, एमपी को अगर लगा ये सिचुएशन है, उन्हें अपने जो प्रधानमंत्री है उनको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं। एंड आप एक थ्रेशोल्ड बना दो कि हाँ इतने परसेंटेज के जो लोग हैं, अगर एमपी जो हैं वो अगर वोट कर देंगे तो हाँ इस डिसीजन को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी होगी। और ये हम कब कर सकते हैं, जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारा उसमें कहीं ना कहीं चेंज ला सके। पेज नंबर 7 पर डेटा पॉइंट पर हमें देखने को मिला कि पैंडमिक अफेक्टेड ब्लू कॉलर्ड माइग्रेंट मोर। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्लू कॉलर्ड, ये जो कॉलर्ड जॉब्स होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। देखो जब हम ब्लू कॉलर्ड जॉब्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम मैनुअल लेबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं वेज लेबर्स होते हैं वो हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम वाइट कॉलर्ड की बात करते हैं तो वाइट कॉलर का क्या मतलब है कि वो सैलरीड प्रोफेशंस हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉपर सैलरी है उनकी, प्रोफेशनल वो काम कर रहे हैं, उनको हम वाइट कॉलर्ड कहते हैं। उसके बाद देखिए गोल्ड कॉलर्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है गोल्ड, ठीक है, मतलब गोल्ड मतलब सोना, अमीर आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं। हाईली स्किल्ड, ठीक है, अमीर स्किल के बेसिस पर, हाईली स्किल्ड लोग हो गए जैसे कि लॉयर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब क्या है हाईली स्किल्ड लोग हैं, इनको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स कहते हैं। उसके बाद देखिए आता है पिंक कॉलर जॉब्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिंक कॉलर जॉब्स का मतलब ये है कि ऐसे काम में इन्वॉल्व होना या ऐसे काम में एम्प्लॉय होना जो कि क्या माना जाता था कि वुमेन्स का वर्क है या वुमेन ये सारे काम करती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिंक कॉलर जॉब्स। एंड उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी इस समय सबसे हिट है क्योंकि गिग इकनॉमी की हम बात करते हैं। लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिली कि लोग घर से काम कर रहे हैं एंड इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा उछाल मारा है। तो जो ओपन कॉलर जॉब्स होती हैं इसका मतलब ये यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आप घर से कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हो। जैसे
इंटरनेट के थ्रू ही आई एम प्रोवाइडिंग दीज लेक्चर्स टू यू। तो ये सब क्या है, ओपन कॉलर जॉब्स। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेमिटेंसेस इनफ्लो के बारे में बताया गया है। रेमिटेंसेस का मतलब ये है जैसे बाहर से जो पैसा आता है गिफ्ट में रूप में आए या किसी भी फॉर्म में आए, ठीक है, उसमें हमें एक चेंज देखने को मिला, एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला डिस्पाइट पैंडमिक। एंड हमें देखने को मिला कि एक डिसप्रपोर्शनेट डिक्लाइन हुआ है वेजेस ऑफ इंडियन ओरिजिन ब्लू कॉलर्ड माइग्रेंट वर्किंग आउटसाइड इंडिया कंपेयर टू वाइट कॉलर्ड वर्कर्स इन फाइनेंशियल ईयर 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स वाले जो हैं, जो बेसिकली मैनुअल लेबरर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि उनकी डिक्लाइन हुई है वेज, वेराज जो वाइट कॉलर्ड हैं उनकी बढ़ी है। एंड डिक्लाइन इन रेमिटेंसेज भी उसी रिगार्डिंग हुआ है, ठीक है। गल्फ रीजन से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है अगर हम 2017 से कंपेयर करें। एंड देखो कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये बड़ा है, जैसे कि अगर हम यूएस, यूके, सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पर वाइट कॉलर्ड वर्कर्स भी बढ़े हैं एंड उस रिगार्डिंग हमें रेमिटेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। अब केरला जो है विच वॉज द टॉप ऑफ रेसिपिएंट लिस्ट इन 2017, वो कहीं ना कहीं नीचे आ गया एंड महाराष्ट्र ऊपर आ गया है अगर हम स्टेट वाइज रेमिटेंसेस को देखें। तो ये एक आर्टिकल था, एंड आर्टिकल तो नहीं, बेसिकली डेटा पॉइंट के अंदर ग्राफ्स आ जाते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो कि ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बोल दी गई हैं, ठीक है। आरबीआई ने कहीं ना कहीं ने अपने जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ये जो रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ये सब डेटा सामने आता है, तो इसको हम कोट कर सकते हैं। ये डेटा बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। अब देखिए यहाँ पर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये आप देख सकते हैं। फिर सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस कहाँ से, कौन सी देश से कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, ठीक है, ये सब है। स्टेट वाइज शेयर आप देख लीजिए, महाराष्ट्र का हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है। उसके बाद आप देखिए स्मॉलर ट्रांजैक्शन कहाँ पे कितने हुए हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पर था, आप इसको देख सकते हैं। चलिए टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिला, नेशनल एम्बलम से ये रिलेटेड था एंड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी क्या हो रहा है, अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो नेशनल एम्बलम ये जो बनाया है, जो मोदी जी ने हमें देखा था कि उसको इनॉग्रेट किया है कहीं ना कहीं, ये क्या है, इसको बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल भी मिलता नहीं है हमारे नेशनल एम्बलम से, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इनएक्यूरेसीज हमें बहुत सारी देखने को मिल रही है। अब देखिए ओरिजिनल में क्या है, 4 एशियाटिक लायन देखने को मिलते हैं एंड 3 लायंस जो हैं वो प्रॉपरली विजिबल है नेकेड आई से, वेयर जो चौथा होता है वो पीछे की साइड होता है, ठीक है, इट इज़ समवेयर हिडन। एंड ये कहाँ से लिए गए हैं, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ मॉडर्न एम्परर अशोक से इंस्पायर होकर इसको लिया गया है। एंड ये जो प्रॉपर स्कल्पचर होता है ये करेज, पावर एंड प्राइड को कहीं ना कहीं दिखाता है। एंड अभी लोग क्या कह रहे हैं कि जो लायन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं, जो ओरिजिनल था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर बोला गया ये जो 4 एशियाटिक लायन है नेशनल एम्बलम का पार्ट है एंड सारनाथ लायन कैपिटल, जैसे कि हमने बात करी मॉडर्न एम्पायर अशोक से कहीं ना कहीं इसको इंस्पायर होके लिया गया है। करेज, पावर एंड प्राइड को ये दिखाते हैं। एंड 250 BC के अंदर, ठीक है, इट वॉज बिल्ड इन 250 BC टू कमेमोरेट द फर्स्ट सर्मन ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, जो फर्स्ट सर्मन था उसको कमेमोरेट करने के लिए हमें देखने को मिला था। एंड ही सेड टू हैव शेयर्ड द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ लाइफ हियर, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ को इन्होंने बताया था। एंड इट वॉज माउंटेड ऑन अ बेस ऑफ फ्रीज ऑफ स्मॉलर स्कल्पचर इंक्लूडिंग अ हॉर्स, ठीक है, जो नीचे का जो स्कल्पचर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, और भी जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि हॉर्स हो गया, अंडर फायर इन द न्यू रेप्लिका फॉर इट्स टेल सपोजिटली रिजेंबलिंग दैट ऑफ अ डॉग, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो जो नीचे हमें देखने को मिलता है जो मेन जो बेस है, ठीक है, वहाँ पर जो हॉर्स था उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये तो डॉग की जैसा दिख रहा है। फिर एक लायन है, फिर एक बुल है, एलिफेंट है, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। द 4 एनिमल्स आर सेड टू बी गार्जियन ऑफ द 4 डायरेक्शन, जैसे दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। एंड एक हमें व्हील देखने को मिलेगा बीच में, एंड वो व्हील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो धर्म चक्र ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हमें देखने को मिलेगा हमारा नेशनल एल्बम। तो धर्म चक्र जो है उसको कहीं ना कहीं वो सिग्निफाई करता है। 24 स्पोक्स हैं उसके अंदर। एंड ये जो चक्र है इट वॉज adopted as a part of national flag also, ठीक है। दिस abacus was mounted on an inverted lotus, ठीक है, ये सब जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि एक इन्वर्टेड लोटस के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफरेंट है, पर एक इन्वर्टेड लोटस के ऊपर हमें ओरिजिनल देखने को मिलता है। चाइनीज़ ट्रैवलर यू सैंग जो है
ही हैज़ लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ अशोकास लायन पिलर इन हिज राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, यू सेंग के बारे में बता दिया। अब एज इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने डिसाइड किया कि सारनाथ पिलर को वो कहीं ना कहीं एज नेशनल एम्बलम के रूप में देखेंगे। एंड ये क्या पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ फ्री इंडिया कहीं ना कहीं दिखाएगा। एंड 2 डायमेंशनल स्कल्पचर विद वर्ड सत्यमेव जयते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सत्य की हमेशा एक आगे बढ़ता है सत्य, उसकी हमेशा जीत होती है, ये चीज़ उस पर लिखा गया है। एंड विच इज़ टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कितनी सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। जनवरी 26, 1950, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, लैंड कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ ऑफिशियली बिकेम द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया गया एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। एंड द एम्बलम रिप्रेजेंट द सील ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑल्सो। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट नंदलाल बोस क्रिएटेड दी एम्बलम। ठीक है, नंदलाल बोस जो है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर का जो हमें देखने को मिलता है मेन चीज़, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नंदलाल बोस जी लेकर आए हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे हमें जो देखने को मिलता है पिक्चर्स जो होती हैं बेसिकली, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक आर्टिकल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल था। पेज नंबर 14 पर लास्ट में हमें कुछ आर्टिकल्स देखने को मिले, जैसे कि कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फ्लैग्स लैक ऑफ स्पेक्ट्रम प्राइस रिव्यू फॉर कैप्टिव यूजर्स। देखो बार बार 5G की बात हो रही है, बार बार स्पेक्ट्रम प्राइसिंग की बात हो रही है, तो जो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल हैं उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बोला है कि आप क्या करो, एक पॉलिसी लेकर आओ जल्द से जल्द, जिससे जो कैप्टिव यूजर्स हैं हम उनको बता सकेंगे क्या प्राइजेस है, कैसे वो आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है उनको इन्होंने बोला है कि आप रिव्यू करो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को, मैकेनिज्म को लेकर आओ प्रॉपर, इंसेंटिवाइज करो मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, एजेंसीज़ को। ठीक है, एंड और सब चीज़ों पे भी देखो, अगर आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग करनी है उसके बेसिस पर देखो, एंड कैसे यूज़ होगा स्पेक्ट्रम बैंड्स का इसके बारे में आप देखो। ठीक है, ये सब इन्होंने बोला है यहाँ पे। एंड ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है इट हैज़ नॉट फाइनलाइज्ड, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लेकर आए हैं। एंड क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है, हमें ज़रूरत है कि हम एक स्पेक्ट्रम का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है उसको लेकर आ सकें, प्राइसिंग लेकर आ सकें। रिसेंटली हमने देखे थे जो अडानी ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने भी बोला है कि वो इसके अंदर पार्ट लेंगे, तो इसलिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसके अंदर यहाँ पर बताया गया अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, ये एक एपेक्स बॉडी है, टेलीकॉम पुलिस पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है उसको कहीं ना कहीं देखती है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ऑल्सो देखो एक और आर्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा न्यू आर्टिकल नहीं है, बट वही है जो कि हम बार बार देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या है, हमारे जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गया, ऑलमोस्ट 80 पहुंच गया है। एंड उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं देश से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो RBI क्या कोशिश कर रही है कि इसको बेटर कर सके। एंड देखो ये दोनों ही वजह से है, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक रीजंस की वजह से भी है एंड इंटरनेशनली या ग्लोबली जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से तो है ही, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, या अगर हम देखें तो ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ हमें रिसेशन के दौर पर देखने को मिल रही है। एंड एशिया में अगर हम देखें बहुत सारी कंट्रीज सेम डेप्रिसिएशन वाली जो सिचुएशन है उसके थ्रू जा रही हैं। ठीक है, तो इन सब की वजह से भी हमें ये जो सिचुएशन है फॉल ऑफ रुपी जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड इसी के बारे में आर्टिकल है, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है, बहुत दिनों से हम जो डिस्कशन में ले रहे हैं उसी के बारे में हमें आर्टिकल देखने को मिला है। आज के न्यूज़ में यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आज का हमें देखने को मिला कि एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑल्सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो नेशनल एम्बलम से रिलेटेड आया दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो उसको हमने कवर कर लिया। ऐसे ही हम द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते रहेंगे। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।